नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और हम बात करेंगे महायुद्ध में इस वक्त अपडेट क्या है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज है 13वां दिन। ईरान ने बुधवार की रात फारस की खाड़ी में सेफ सी विष्णु नाम के एक अमेरिकी तेल टैंकर पर हमला कर दिया और इसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। लेकिन बड़ी बात क्या है, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जंग में हमारी जीत हो गई है, अमेरिका जीत गया है, ईरान हार गया है। और जिस दिन हमने हमला किया था उसके पहले घंटे में यह तय हो गया था कि ईरान इस जंग को हारने जा रहा है। हमने ईरान को हरा दिया है, लेकिन यह जंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा मिशन पूरा नहीं हो जाता है। यह दावा अमेरिका का है। लेकिन अमेरिका में ही यह भी दावा है कि 1 लाख करोड़ रुपए अब तक इस युद्ध में खर्च कर चुका है अमेरिका। यानी कि अमेरिका के लिए इस युद्ध को आगे चलाते रहना बहुत महंगा साबित हो रहा है। इतना नुकसान ईरान का नहीं हो रहा जितना पैसा अमेरिका का खर्च हो रहा है। और ऐसे में अगर यह युद्ध लंबा चला तो अमेरिका के लिए नुकसान बहुत ज्यादा है। नुकसान सिर्फ अमेरिका का नहीं हो रहा है, नुकसान पूरी दुनिया का भी हो रहा है। और पूरी दुनिया का जो नुकसान हो रहा है उससे दबाव बढ़ रहा है अमेरिका पर। क्यों बढ़ रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। दुनिया भर में तेल और गैस सप्लाई का सबसे अहम रूट बंद हो गया है और वहां से तेल और गैस के जो जहाज हैं वो गुजर नहीं पा रहे हैं। इसी तरीके के जहाज ये गुजर नहीं पा रहे हैं। जब नहीं गुजर पा रहे हैं तो भारत समेत दुनिया के कई देश हैं जिन्हें तेल और गैस की सप्लाई रुक गई है। और ऐसे में अब दबाव अमेरिका पर आ रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द नहीं खोला गया तो फिर तेल गैस सप्लाई के लिए वैकल्पिक इंतजाम कहां से होंगे, और अगर वैकल्पिक इंतजाम करने पड़े तो उसके लिए समय कितना लगेगा। भारत जैसे कई देश इस वक्त इंतजार कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने का, क्योंकि अगर यह रास्ता नहीं खुला तो संकट आगे बहुत बड़ा होने वाला है। और ऐसे में अमेरिका पर यह दबाव है कि इस जंग को जल्दी खत्म करने का कोई रास्ता निकाले। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं उनसे ऐसा लगता नहीं है कि यह जंग खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रही है। रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ साहब हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए। यूके देवनाथ साहब, 2-3 बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक दावा तो अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है कि साहब जैसे ही हमने अटैक किया था पहले घंटे में तय हो गया था कि जीत हमारी होने वाली है। ट्रंप साहब का दावा है कि जंग तो हम जीत गए हैं लेकिन हमारा मिशन नहीं पूरा होगा तब तक यह जंग चलेगी। लेकिन वही अमेरिका में दावा यह भी हो रहा है कि अब तक 1 लाख करोड़ रुपए पिछले 12 दिन में खर्च हो चुके हैं। आज 13वां दिन है और इस जंग को आगे चलाने के लिए अमेरिका को अपना खजाना खाली करते रहना होगा। इसी तरीके से बहुत भारी पड़ रहा है अमेरिका को। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब हमला किया 28 फरवरी को और आयतुल्ला खामेनी जो हैं उनको मार डाला और भी टॉप पॉलिटिशियंस और आईआरजी और ईरान की आर्मी के टॉप जनरल्स को मार डाला, तो तभी वो दावा कर रहे हैं कि 1 घंटे में वो जीत गए थे। लेकिन शायद वह ईरान की लोगों की जो युद्ध लड़ने की क्षमता है या ईरान के लोगों की जो मनोबल है उसको समझ नहीं पाए थे। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोचा कि जैसे वेनेजुएला में हुआ कि निकोलाई मदुरो को उन्होंने हाईजैक कर लिया 1 घंटे के अंदर, और फिर उन्होंने पहले से ही वाइस प्रेसिडेंट को और डिफेंस मिनिस्टर को जेब में रखा हुआ था, तो तुरंत वाइस प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर वेनेजुएला में अमेरिका के कहने पर नाचने लगे। ऐसा ईरान में नहीं हुआ। तो इसको जब ईरान में नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सदमे में है। अब वो कह रहे हैं कि ये जंग वो बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि अभी भी अमेरिका और कई बार तो इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है ईरान के ऊपर। तो ये उम्मीद करना कि ईरान अमेरिका और इजराइल की बमबारी का जवाब नहीं देगा, डर जाएगा, नरम पड़ जाएगा, घुटने टेक देगा, उसका मतलब है वो ईरान की जो लोग हैं उनको समझ नहीं पाया है। ये ईरान के लोग 3000 साल से, 2000 साल से, 1000 साल से लड़ रहे हैं। आजाद मुल्क रहा है। अगर आप देखें, ईरान दुनिया के उन कुछ गिने चुने देशों में रहा है जो कि पिछले 300 साल में, 2 साल में किसी के गुलाम नहीं रहे। ना अमेरिका, ना फ्रांस, ना इंग्लैंड, ना पोर्चुगीज। तो ईरान को दबाना इतना आसान नहीं है। हाँ, ईरान ने यह कहा है कि अगर अमेरिका उनको इज्जत दे, बराबरी का इज्जत दे, तो वो बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन कहां? डोनाल्ड ट्रंप तो ये बार बार ये बोल रहे हैं कि
वहां जो भी सरकार बनाएगा, जो भी सरकार का लीडर चुना जाएगा, वो तो अमेरिका की यानी डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी से बनाया जाएगा। अब मुस्तफा खोमेनी को उन्होंने अपनी लीडर चुन लिया है, सुप्रीम लीडर चुन लिया है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मुस्तफा खोमेनी को तो वो अपना रिकॉग्निशन ही नहीं देते, मानते ही नहीं है कि वो ईरान का लीडर है। तो एक डिप्लोमेटिक जैम हो गया है। मैं आसान शब्दों में एक एग्जांपल देता हूं, मोटा मोटी। अगर भारत का कोई दुश्मन देश बोले कि नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो क्या उसके बाद बात कौन करेगा दुश्मन मुल्क से? कोई आईएएस, कोई इंडियन फॉरेन सर्विस, कोई हमारा जनरल, कोई भी कूटनीतिज्ञ, क्या उसके बाद दुश्मन से बात कर सकता है? अगर दुश्मन बोल दे कि वो भारत के प्रधानमंत्री को रिकॉग्नाइज नहीं करता। अमेरिका एक अजीब मुल्क है। अरे अगर आपको ईरान से बात करनी है, करनी चाहिए, तो पहले आप ईरान की सरकार को रिकॉग्नाइज कीजिए। जो भी सरकार है, ईरान के लोगों का ये हक है, वो अपने सरकार में किसी को भी चुन के रखें। जी है, क्योंकि जो पहले मैंने जिक्र किया, एक तो अमेरिका का खर्च बहुत बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ अमेरिका का खर्च नहीं बढ़ रहा, दुनिया पर संकट बढ़ रहा है और इसीलिए अमेरिका पर दबाव आ रहा है। आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, सिर्फ भारत के लिए दिक्कत थोड़ी ना है, पूरी दुनिया के लिए दिक्कत है। तेल और गैस की सप्लाई पूरी दुनिया में रुक गई है। वैकल्पिक इंतजाम करने के लिए भी दुनिया विचार करेगी, तो भाई उसके शिप वहां तक पहुंचने में समय तो लगेगा। अगले 20, 25, 30 दिन लगेंगे और वो 30 दिनों के लिए जो संकट आएगा दुनिया में, उसका सल्यूशन क्या होगा, उसका समाधान क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ से जो दबाव आ रहा है उसका जवाब दे पाएंगे? इस जंग को अगर लंबा खींचना है तो उन देशों की जो चिंताएं हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का रुख जो है थोड़ा अद्भुत होता है। ऐसे भी उन्होंने कह दिया कि अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका को ही वह आगे लेके जाएंगे, बाकी दुनिया के लोग अपने को अपने आप संभालें। जो हम ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका पर बहुत ज्यादा खर्चा का दबाव पड़ रहा है, इससे अमेरिका को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, हर रोज वो $1 बिलियन खर्च कर रहा है। मोटा मोटी कहें तो हर रोज की लड़ाई में 8,000 9,000 करोड़ रुपए भारतीय करेंसी के हिसाब से खर्च हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का ये आकलन है कि जिस दिन ईरान हार जाएगा, यानी जिस दिन वहां पर अमेरिका अपनी पसंद की एक कठपुतली सरकार बिठा देगा, शायद रजा पहलवी को ही बिठा देगा तेहरान में, तो जितने ईरान के भविष्य में तेल के और गैस के ठेके हैं, वो तो अमेरिकन कंपनीज को मिलेंगे। ड्रिलिंग करनी है, उसका शुद्धिकरण करना है, उसका एक्सपोर्ट करना है, सब अमेरिकन कंपनीज करेंगी। किस देश को बेचना है, किस देश को नहीं बेचना है, जैसे चीन को शायद ना ही बेचेंगे उसके बाद, और किस कीमत पर। हो सकता है कि मित्र देशों को अमेरिका उसके बाद सस्ते में देगा, और जो शत्रु देश हैं जैसे चीन, रूस, उनको ज्यादा, या भारत भी शायद को ज्यादा कीमत पर देगा। तो अमेरिका अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये $1 बिलियन या $10 बिलियन जो आज तक खर्च कर चुका है, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च, उसको फर्क नहीं पड़ता है। ये अमेरिका ऊंट के मुंह में जीरा कह दें, उसके बराबर खर्चा है। क्योंकि भविष्य में अगले 30, 40, 50 साल तक अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मुनाफा होने वाला है। जी, अब सवाल यह है कि कच्चे तेल की कीमत यहां से कहां तक जा सकती है। हमने देखा कि 32 देशों ने मिलकर तय किया कि 40 करोड़ बैरल कच्चा तेल हम रिलीज करेंगे। उसके बाद भी कच्चे तेल की कीमत नीचे नहीं आई, 100 से पार निकल गई। क्या कारण है इसका? क्या विश्वास नहीं हो पा रहा है दुनिया के अलग अलग देशों को कि साहब ये 40 करोड़ बैरल कच्चा तेल, इससे कितने दिन का काम चल पाएगा? और यह भी चिंता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की कोई चांस नहीं है अब। देखिए, कच्चे तेल की कीमत आस्ते आस्ते काबू में आएगी। अगर आप देखें युद्ध के बाद पिछले 3 दिन में कभी वो $110 चला जाता है पर बैरल, कभी घट के $85 पर बैरल हो रहा है, फिर बढ़ के $100 से ऊपर चला गया प्रति बैरल। ये स्पेकुलेटिव परचेज है। ये हो क्या रहा है कि दुनिया के जो देश हैं वो अभी दूसरे देशों को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस से कच्चा तेल ले आए, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से या नाइजीरिया से कच्चा तेल ले लें, तो मार्केट स्टेबलाइज होने में कुछ समय लगेगा। एक और रीजन है कि
देखिए, जैसे भारत में इसका कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने कच्चे तेल का जो स्ट्रेटेजिक भंडार है 25 दिन का रखा हुआ है। यानी हमारी रिफाइनरीज अगले 25 दिन तक चलती रहेंगी। इसी तरह से हमने यहाँ रिफाइंड जो प्रोडक्ट होता है, फाइनली पेट्रोल हो, डीजल हो, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो, केरोसिन हो, उसका भी भंडारण हमने 25 दिन का रखा हुआ है। और एक चीज और बता दूं, अल्टीमेट जो यूजर्स होते हैं, जैसे बड़े बड़ी संस्थानें हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सब बड़े बड़े जो कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर कच्चे जैसे डीजल है, इन सब का भंडारण 24 दिन के लिए रखा हुआ है। तो 74 दिन के लिए हमारे पास भंडारण है। हाँ, एलपीजी सीएनजी में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप देखेंगे बहुत जल्दी भारत सरकार ने अब जब 2-3 नियम कर दिए हैं, एसेंशियल एस्मा चालू कर दिया है, और भारत सरकार ने ऑयल कंपनीज को ये बोल दिया है कि पेट्रोल डीजल का जब शुद्धिकरण करें तो उसमें जो व्यवस्था है उसमें देखिए बाई प्रोडक्ट के हिसाब से एलपीजी सीएनजी सब निकलती है, तो इसको भी प्रोडक्शन बढ़ाकर 10%, 20%, 25% बढ़ा दो। और भारत सरकार ने थोड़े समय के लिए सीएनजी या एलपीजी का जो इस्तेमाल हो रहा था दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कि फर्टिलाइजर वगैरह है, थोड़े समय के लिए वो रोक दिया है कि सारा जो है वो डोमेस्टिक सिलेंडर्स की तरफ ही डाइवर्ट करो। तो ये मामला अगले 3-4 दिन में सॉल्व हो जाएगा। ऐसे भी आज खुशखबरी है कि भारत के 2 शिप्स कच्चा तेल लेकर गल्फ कंट्री से निकलकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर अरब सागर में आ गए हैं। तो बहुत जल्दी ही नहीं भारत देवदास के साहब, जो मेरा प्रश्न सिलेंडर वाले यही था, ships हैं, हम भी सवेरे से इस तरह की खबरें देख रहे हैं, हालांकि दोनों ही तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या इसे लेकर दिया जा रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। हमने ये तक पढ़ा कि भारत के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच में बातचीत हो गई है और अब भारत के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने दिया जाएगा, लेकिन क्या ये गारंटी ईरान ले रहा है कि भारत के जहाज़ पर कोई अटैक नहीं होगा? क्या खुलकर हमारे जहाज़ वहां से निकल सकेंगे? ये क्या हम किसी अग्रीमेंट पर पहुंच पाए हैं इस तरीके के? जी हाँ, ईरान ने ये दरख्वास्त की है कि भारत का जो भी जहाज वहां से निकले, पहली चीज तो उस पे भारत का झंडा होना चाहिए, ठीक है। जहां तक संभव वो भारत में ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। हम्म। और हमारे जो विदेश मंत्रालय है वो उनको एक एडवांस नोटिस दे दें कि ये शिप है, इसका ये नाम है, भारत का झंडा लगाकर क्रूड ऑयल निकल के फलाने फलाने दिन, फलाने फलाने टाइम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चक्कर मार के बाहर अरब सागर में आएगा। देखिए, एक दुर्घटना, इंसिडेंट हो ही गया है जिसमें एक थाईलैंड का शिप था, थाईलैंड का झंडा लेकर भारत को कच्चा तेल लेकर आ रहा था। अब ये चीज तो आईआरजी को पता नहीं है ना, उन्होंने देखा भाई ऑयल टैंकर जा रहा है, ऊपर थाईलैंड का झंडा लगा हुआ है, थाईलैंड जो है मोरलेस अमेरिका के सपोर्ट पे ही रहता है हमेशा, तो उन्होंने उसको हमला कर दिया। तो उनको क्या पता कि उसके अंदर जो कच्चा तेल है वो भारत आ रहा है। तो अब से भारत का झंडा लगा होगा तो आईआरजी हमला नहीं करेगी, हमारे विदेश मंत्रालय भी एडवांस में उनको कह देगी। इसे आप कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं इस युद्ध के बीच में, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, वहां पर भारत का झंडा लिया हुआ जहाज आराम से उसे पार कर सकता है? ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इस युद्ध के बीच में मानी जाएगी। जी हाँ, अगर आप देखें तो ईरान ने यह सहूलियतें सिर्फ उन देशों को दी है जो कि ईरान के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, जैसे कि रूस का जहाज हो गया, चीन का जहाज हो गया, भारत का जहाज हो गया, कुछ दूसरे मुल्क भी हैं। तो भारत सरकार ने शुरू से ही, खास तौर से जब से ईरान और अमेरिका का युद्ध चालू हुआ है, भारत सरकार ने हमेशा एक ईरान के साथ एक दोस्ताना रुख रखा हुआ है, मैत्रीपूर्ण संबंधों को मेंटेन किया हुआ है। भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने कभी भी ये नहीं कहा कि ईरान हमारा दुश्मन मुल्क है या ईरान जो कर रहा है वो सही नहीं है। वरन भारत ने अमेरिका को भी डिप्लोमेटिक चैनल पर ऐसी दरख्वास्त दी हुई है कि अमेरिका और इजराइल, जो कि भारत के अच्छे मित्र हैं, वो ईरान के साथ बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान ढूंढ ले। तो ईरान भारत को अपनी दोस्त मुल्कों में शामिल करता है। हम तो चबहार पोर्ट में इन्वॉल्व थे, हमने तो $750 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना था, अभी भी 120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं चबहार में। तो
ईरान की सरकार यह समझती है कि भारत के लोग ईरान के लोगों के साथ हैं, तो ईरान ने, आईआरजी ने हमें यह सहूलियत दी है। हमारा एक सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, कोई शक नहीं है इसमें। जी, अब मेरा प्रश्न ये है कि ईरान के लिए तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है ना कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखिए, ज्यादातर दुनिया के तेल और गैस की सप्लाई बाधित होगी। 10 दिन भी अगर ये सप्लाई और आगे बाधित रहती है तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया अमेरिका पर दबाव बनाएगी कि आप इस जंग को खत्म कीजिए, वरना आप हमारे लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम करके दीजिए। अब पूरी दुनिया के लिए वैकल्पिक इंतजाम करके देना ये अचानक संभव नहीं है, क्योंकि अकेले भारत का ही आप देख लीजिए 60% गैस सप्लाई मिडिल ईस्ट से है। ऐसे ही ज्यादातर देशों के सामने भी समस्या आ जाएगी। तो ईरान के लिए स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब हो सकती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा जाए, अमेरिका अपने आप दबाव में आएगा? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान आशा कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के बाद दुनिया भर में जो देश हैं, खासतौर से वह देश जो अमेरिका के दोस्त देश हैं, जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप के देश, ये दबाव डालेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप बॉम्बिंग बंद करो। इसी के साथ ईरान ये भी आशा कर रहा है कि जो पर्शियन गल्फ के आसपास जो अरब देश हैं, कुवैत, अबू धाबी, यूएई, ओमान, इराक, सऊदी, कि ये लोग भी, ये देश भी अमेरिका के ऊपर एक दबाव डालेंगे कि अमेरिका और इजराइल बॉम्बिंग बंद करे, ताकि ईरान इन देशों पर हमला बंद करे। तो ईरान के राष्ट्रपति ने तो बयान दिया ही है, ईरान के विदेश मंत्री ने भी बयान दिया है कि जो हमले हो रहे हैं वो इन देशों में, खाड़ी देशों में जो अमेरिकन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एसेट्स हैं उस पर हो रहे हैं। इन देशों में जो अमेरिकन एम्बेसी है या काउंसुलेट है उस पर हो रहे हैं। हाँ, ईरान ने यह भी कहा है कि इन देशों में अब बड़ी तादाद में अमेरिकन डिप्लोमेट कादर पहुंच गया है, अब बड़ी तादाद में CIA और मोसाद के एजेंट पहुंच गए हैं। तो ये लोग कहाँ रहेंगे? तंबू लगा के डेजर्ट में तो रहेंगे नहीं, ये इन देशों की 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। तो जैसे ही ईरानियन इंटेलिजेंस को पता लगता है, वो उस 5 स्टार होटल पर हमला कर देते हैं जिसमें कि अमेरिकन डिप्लोमेटिक कैडर के लोग रह रहे हैं, CIA और मोसाद के एजेंट्स दर्जनों, अब तो सैकड़ों की संख्या में रह रहे हैं। जी, तो मेरा प्रश्न सिर्फ ये नहीं है, अमेरिका पर दबाव यहां से तो आ रहा है जिनको तेल गैस नहीं मिल रहा है, लेकिन जो तेल गैस के सबसे बड़े सप्लायर हैं, नुकसान उनका भी तो हो रहा है, उन मिडिल ईस्ट के देशों का भी तो हो रहा है, जो दुनिया के सबसे अमीर देशों की गिनती में इसीलिए पहुंच पाए क्योंकि वो तेल और गैस बेच रहे हैं। लगातार उन पर अटैक भी हो रहे हैं और उनका माल भी नहीं बिक रहा। दोनों ही संकट उनके ऊपर है। एकदम, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अरब पर्शियन गल्फ में जितने देश हैं, इन सब की रिफाइनरीज पे भी हमला हो रहा है, इनके गैस प्लांट्स पर हमला हो रहा है, इनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हो रहा है। तो ये सब देश जो हैं, जो रेवेन्यू है उसको तो मिस कर ही रहे हैं। लेकिन देखिए, ये समझना पड़ेगा कि इन सब देशों ने hundreds of billions of dollars अपने जो इन्होंने कमाए थे पेट्रोल से, डीजल बेचकर पिछले 50 साल में, 30 साल में, 10 साल में, वो इन्होंने गोल्ड में कन्वर्ट करके अमेरिकन बैंक्स की लॉकर में रखे हुए हैं। तो इनकम ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सऊदी के पास तो इतना पैसा है कि अब सऊदी बिना तेल बेचे अगले 50 साल तक अपने देश में खुशहाली चला सकता है, क्योंकि सारा डॉलर वाला पैसा, सारा डॉलर वाला सोना अमेरिकन वॉल्ट्स में सऊदी ने जमा किया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ही उनका ऐसा है अमेरिका के साथ। तो लेकिन ज्यादा खतरा क्या है कि ये सब देश कोशिश कर रहे थे कि एक अगले 30-40 साल में जब उनके यहाँ पेट्रोल गैस खत्म हो जाएगा तो एक अलग तरह की इकोनॉमी वो अपने यहाँ चालू करना चाहते थे, जो कि IT पर निर्भर हो, व्यापार वाणिज्य, ट्रेड, बड़ी बड़ी मॉल्स पर निर्भर हो, दुनिया भर से कंज्यूमर गुड्स, खासतौर से हाई एंड कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक चीज, खुशबू, सेंट वहां पर हो, और दुनिया भर से टूरिस्ट वहां जाते थे। तो वो रेवेन्यू इनकी कम होने वाली है। देखिए, जितने लोग थे टूरिस्ट जिन्होंने जाना था गल्फ कंट्रीज में, अब उन्होंने अगले 3 महीने 6 महीने में सारे टूरिस्ट ने अपना वीजा कैंसिल कर दिया है। वो इमीडिएट का है इन देशों के लिए। जी, एक आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि अब तक तो अमेरिका कह रहा था कि साहब रशिया से तेल मत खरीदिए, गैस मत खरीदिए, आप रशिया यूक्रेन की जंग को फंड कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया को रशिया से तेल और गैस खरीदने के लिए इजाजत दे रहा है अमेरिका, क्योंकि उसे खुद ईरान के साथ जंग करनी है।
तो भाई अपने दुश्मन का इतना बड़ा फायदा करवा के, और बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस जंग में अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को होगा, सबसे ज्यादा कोई माला माल हो जाएगा, तो वो रशिया ही होने वाला है। जी हाँ, अमेरिका बहुत ही चतुर देश है। देखिए, अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री है। वो जानते हैं कि कभी कभी दुश्मन से भी व्यापार करके फायदा होता है। वो जानते हैं कि कभी कभी दुश्मन को भी व्यापार का मौका दो तो फायदा होता है। क्लासिक एग्जांपल है कि चीन 90 के दशक से आज तक, पिछले 30 साल तक अमेरिका भयंकर बड़ी तादाद में चीन के साथ व्यापार कर रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड चीन का किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड अमेरिका का किसके साथ होता है? चीन के साथ। तो अमेरिका जानता है कि व्यापार करते करते कैसे जीता जाए। अब चिंता क्या थी? इन्होंने अभी रूस का तेल क्यों खोल दिया भारत को? वो बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उन्होंने भारत को बोल दिया कि 30 दिन के लिए उन्होंने वेवर दे दिया कि रूस से कच्चा तेल आयात कर लो। ये गलत बोल रहे हैं। बाय द वे, भारत सरकार रूस की सरकार के साथ डायरेक्टली 1-to-1 डील करती है। अमेरिका बोले ना बोले, अलाउ करे ना अलाउ करे, वेवर दे ना वेवर दे, ऐसा कोई बात है नहीं है। लेकिन अमेरिका क्यों अब रूस से कच्चे तेल का एक्सपोर्ट होने दे रहा है? क्योंकि चाहता है कि रूस का कच्चा तेल जब इंटरनेशनल मार्केट में आ जाएगा तो जो शॉर्टेज थी इंटरनेशनल मार्केट में, चाहे वो कच्चा तेल रूस का फाइनली कनाडा जाए या इंडिया आए, वो अलग बात है, लेकिन मार्केट में जब हरमुज वाला तेल नहीं जाएगा, गल्फ कंट्रीज का तेल नहीं जाएगा, तो रूस का तेल मार्केट में आएगा, तो कच्चे तेल की कीमत पे जो दबाव है, जो कि उसको $100 पर बैरल के ऊपर फेंक रहा था, वो थोड़ा नरम पड़ जाएगा जी। और रूस का तेल मार्केट में आते ही सेंटीमेंट, मार्केट सेंटीमेंट, देखिए शेयर बाजार जैसा है, स्पॉट परचेज में आ जाओ। जैसे लोगों को, व्यापारियों को लगेगा कि रूस का तेल आ गया, तो बाकी जगह भी कच्चे के तेल की कीमत नरम पड़ जाएगी। तो महायुद्ध में पल पल हालात बदल रहे हैं और हर अपडेट हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। और यूके देवनाथ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए और समझने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि अभी के हालात क्या हैं और भारत में तेल और गैस की स्थिति आगे कैसी रह सकती है। छोटा सा ब्रेक।